क्या आप बेवकूफ़ हैं? अगर हाँ तो आपको ये वाला मोबाइल तो अवश्य ही खरीदना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं दक्षेश ठक्कर और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं मार्केटिंग की वो काली सच्चाई जिसकी वजह से बहुत ही ऊंचे दाम पे मोबाइल बेचे जा रहे हैं, या फिर आने वाले समय में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल करके आपको सस्ते मोबाइल महंगे दामों में बेचे जाएंगे। तो मार्केटिंग की इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए आज हम एग्जाम्पल के रूप में लेने वाले हैं ओप्पो रेनो 15 सीरीज के मोबाइल, जिससे आपको समझ में आए कि मार्केटिंग का इस्तेमाल करके आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ओप्पो के जो ये फ़ोन्स हैं जो लॉन्च हो चुके हैं रेनो सीरीज के, मैं थोड़ा लेट हूँ वीडियो बनाने में क्योंकि मुझे खुद फ़ोन चेक करना बाकी था कि कैसा है ये फ़ोन, सच में ये स्टैंड करता है 60,000 के प्राइस के ऊपर या नहीं। इन्होंने जो सबसे बड़ा प्रमोशन जो किया है वो किया है उनके AI फीचर्स और उसका कैमरा, 200 मेगापिक्सल का कैमरा, जिससे ये फ़ोन 60,000 में या 65,000 में बेचे जा रहे हैं, जो कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। ये वैल्यूएशन हम आज की वीडियो में डिटेल में समझ कर निकालने वाले हैं। यहाँ पे मैं किसी फ़ोन का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई डिटेल्स आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि ये वाली कंपनी अच्छी है या बुरी है। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगा कि इस समय जो भी टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन क्या हो सकती है, मतलब ये फीचर्स मिल रहे हैं तो ऐसे मोबाइल की प्राइस क्या होनी चाहिए। तो इसे हम डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इन फीचर्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि क्या ओप्पो रेनो 15 प्रो जो है वो 60,000 या 65,000 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैंने और दो फ़ोन लिए हुए हैं। अब देखते हैं इनके फीचर्स कि किस रेट पे ये वाले फीचर्स हमें और मोबाइल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 मोबाइल हम देखते हैं। एक है इन्फिनिक्स GT 30 प्रो, दूसरा है पोको F7 5G और तीसरा उसके सामने है ओप्पो रेनो 15 प्रो। इन्फिनिक्स GT जो है वो 26,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। पोको का जो फ़ोन है वो 32,000 के आसपास आपको मिल जाएगा और ओप्पो रेनो जो है वो 65,000 ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आप लोकल मार्केट में ख़रीदने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे शायद आपको 15% से लेके 20% का और डिस्काउंट मिल सकता है। चलिए अब इनकी जो फीचर्स दिए हुए हैं वो कंपेयर कर लेते हैं कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। यहाँ पे हमको मिल रही है 8 GB रैम इन्फिनिक्स में, पोको में है 12 GB और ओप्पो में है भी वो है 12 GB, 256 GB रोम। डिस्प्ले की बात करते हैं तो तीनों में एमोलेड डिस्प्ले ही मिलती है, सिर्फ ओप्पो रेनो 15 है उसमें LTPO मिलता है। इन्फिनिक्स का जो कैमरा है उसके बात करते हैं 108 मेगापिक्सल, जबकि पोको में मिलता है 50 मेगापिक्सल और ओप्पो दे रहा है 200 मेगापिक्सल। मतलब यहाँ पे ओप्पो क्लियर विनर दिख रहा है, लेकिन सच में विनर होता है या नहीं वो हम बाद में कवर करने वाले हैं कि ये 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा है इसके लिए हमें एक्स्ट्रा 30,000 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फ्रंट कैमरा देखते हैं तो 13 मेगापिक्सल का मिलता है इन्फिनिक्स में, 20 मेगापिक्सल पोको में, 50 मेगापिक्सल ओप्पो में। अब आते हैं मेन प्रोसेसर के ऊपर, जिसके ऊपर पूरा फ़ोन डिपेंड करने वाला है और फ्यूचर प्रूफ है कि नहीं ये सब कुछ इसी प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है। डायमेंसिटी 8350 दिया है इन्फिनिक्स ने, वही सेम प्रोसेसर डायमेंसिटी 8450 दिया है ओप्पो रेनो 15 प्रो में। थोड़ा सा बेटर है, लिटिल बिट, और इसमें 10-20 हज़ार का फ़र्क आता है Antutu स्कोर में, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। लेकिन पोको F7 और ओप्पो रेनो 15 प्रो की कंपैरिजन की जाए तो पोको ने दिया है 8 Gen 4 3.2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर,
जो कि 2 मिलियन प्लस एंटूटू स्कोर ले जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली पोको विन है ओप्पो के सामने और रेनो यहाँ पे फेल हो जाएगा पोको के प्रोसेसर के सामने। यहाँ रेनो को एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 8 इलाइट तो देना ही चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा प्रोसेसर जिसका एंटूटू स्कोर 2 मिलियन प्लस जाता हो, क्योंकि 60,000 65,000 प्राइस ले रहा है। तो मेरे हिसाब से इतना प्रोसेसर तो देना चाहिए था। फीचर्स के हिसाब से सबकी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि ओप्पो रेनो 15 प्रो जो है वो 30,000 से लेके 35,000 के बीच में रिलीज़ हो सकता है। ओएस वर्जन की बात करें तो एंड्रॉयड 15 पे है पोको और इन्फिनिक्स, जबकि रेनो एंड्रॉयड 16 पे आ रहा है। वारंटी 1 साल की सब में मिल रही है। कनेक्टिविटी की अब बात कर लेते हैं हम दोनों में। तो तीनों के तीनों फ़ोन 5G फ़ोन है। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.4 दिया है इन्फिनिक्स ने, वही सेम ब्लूटूथ दिया है ओप्पो रेनो 15 प्रो में ब्लूटूथ वर्जन 5.4, जबकि पोको ने ब्लूटूथ वर्जन 6 दे रखा है जो कि एडवांस है। वाईफाई की बात करें तो उसमें भी पोको F7 आगे है, वाईफाई वर्जन दे रहा है 7, जबकि इन्फिनिक्स और ओप्पो रेनो 15 ने वाईफाई 6 दिया हुआ है। कनेक्टिविटी 5G है, 5G 4G 3G तीनों के तीनों यहाँ पे अवेलेबल नहीं है डिटेल्स रेनो की, लेकिन वो भी 5G है। तो जैसा कि आपने देखा फीचर्स के हिसाब से ये जो फ़ोन है ओप्पो रेनो 15 और 15 सीरीज़ के सारे फ़ोन फेक वैल्यूएशन पे रिलीज़ किए गए हैं। अगर हम एंटूटू स्कोर की बात करें तो ओप्पो रेनो 15 प्रो का जो एंटूटू स्कोर है वो निकल के आता है 16 लाख, मतलब 1.6 मिलियन, जबकि उसके सामने इन्फिनिक्स जो महज 26,000 या 25,000 का फ़ोन है उसका एंटूटू स्कोर निकल के आ रहा है 14 लाख 1.5 मिलियन। तो अगर देखा जाए तो इसमें डायमेंसिटी 8450 दिया हुआ है रेनो में और इन्फिनिक्स ने दिया हुआ है डायमेंसिटी 8350। अगर इसी प्राइस में थोड़ा और बजट बढ़ा देते हैं तो 35,000 के आसपास में अगर आपको मिलता है तो पोको F7 मिल जाएगा, जिसकी जो वैल्यूएशन है एंटूटू स्कोर की वो निकल के आती है 2 मिलियन और 2.1 मिलियन। तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से 20-25 हज़ार या 35,000 का फ़ोन 40,000, 50,000, 60,000 और 65,000 तक बेचा जा सके। ये जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे पहले यहीं पे इसी मॉडल में आपको देखने को मिल रही है ओप्पो रेनो 15 सीरीज़ में। बाकी की कंपनियां भी इसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हो सकता है वैल्यूएशन बढ़ा चढ़ा के आपको फ़ोन बेचने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो सकती है। अगर मैं खुद इस फ़ोन को सिर्फ एक पीस बनाने की कोशिश करूं, वो सारे स्पेसिफिकेशन जो इसमें डाले हुए हम वही हार्डवेयर को इस्तेमाल करके मैं खुद अगर इसे रिटेल प्राइस पे अगर बनाता हूँ तो इसकी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ओप्पो रेनो 15 प्रो की वो निकल के आती है महज 18,000 से लेकर के 20,000 तक। अब आपको लग सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैं सच बोल रहा हूँ, इसकी क्या गारंटी है। तो इसकी गारंटी चेक करने के लिए यही सवाल, यही हार्डवेयर मैंने एआई को पूछा और एआई को ये पूछा कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो क्या आ सकती है। तो यहाँ पे एआई ने कॉस्ट निकाल के दी है 18,000 से लेकर के 35,000 तक ये वाला फ़ोन बन के तैयार हो जाए। देखा दोस्तों आपने 18,000 से लेकर के 35,000 तक की इसकी कॉस्टिंग है। मेरी प्रिडिक्शन इतनी ही थी, लेकिन इसमें एआई ने थोड़ी ज़्यादा दी है क्योंकि इसमें दो चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई है। रैम, रोम, स्टोरेज डिफरेंट हो सकता है और ओएस कौन सा वर्जन वो डाला हुआ है, तो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत प्राइसिंग हो सकती है अप डाउन। लेकिन ये रिटेल मैन्युफैक्चरिंग की मैंने बात की, अगर यही चीज़ कंपनी बना रही है तो ये सारे स्पेयर पार्ट उसको होलसेल में मिलते हैं। लाखों बैटरियाँ होती है, लाखों डिस्प्लेज होती है, तो उनकी कॉस्ट तो इससे भी कम हो सकती है शायद।
तो ये फ़ोन जो है अगर प्रॉफिट के साथ बेचा जाए तो भी मैक्सिमम 35,000 या 30,000, इससे ज़्यादा इसका कोई प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस बहुत सारे मार्केट में है और हो सकता है आने वाले समय में भी बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हो जाए। तो अब देखते हैं ओप्पो का जो मेन हथियार है जिसका इस्तेमाल मार्केटिंग में बढ़ा चढ़ा के किया गया है, वो है इसका 200 मेगापिक्सल का कैमरा। तो अब ये भी देख लेते हैं कि क्या 200 मेगापिक्सल के लिए एक्स्ट्रा 30,000 देने की ज़रूरत है या नहीं। तो 200 मेगापिक्सल का ये कैमरा कैसी क्वालिटी निकाल के देते हैं वो हम चेक कर रहे हैं। हमने ये वाला फ़ोन शॉप पर जाके हाथ में लेके इसका कैमरा चेक किया, तब पता चला कि इसका कैमरा जो है, इस कैमरा को आज से 6 साल पहले लॉन्च हुआ मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस और उसका कॉम्पिटिटर था Redmi Note 9 Pro Max, उसका 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो भी इसे डिफेट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, 200 मेगापिक्सल का इस कैमरा और 64 मेगापिक्सल का वो कैमरा जो आज से 6 साल 5 साल पहले लॉन्च हुआ था मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस और उसका कॉम्पिटिटर था Redmi Note 9 Pro Max, दोनों में ही 64 मेगापिक्सल कैमरा थे और ये दोनों कैमरा इस 200 मेगापिक्सल को हरा सकते हैं। मतलब 19-20 का फ़र्क है, थोड़ा बेटर कैमरा दिया हुआ है मोटोरोला ने और रेडमी ने, ओप्पो का थोड़ा कम अच्छा है। तो अब इस 200 मेगापिक्सल में ऐसा क्या खास है जिसका ओप्पो इतना बड़ा मार्केटिंग कर रहा था। तो इसके अंदर जूम फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं पर अच्छी निकल के आ रही है। मतलब जूम करके वो जो इमेज है वो फटती नहीं। लेकिन इसका सीक्रेट ये है कि वो सारी जो पिक्चर है वो एआई अपनी तरीके से एडिट कर देती है। मतलब वो इमेज ओरिजिनल नहीं होती, एआई से एडिट करके फिर पेश की जाती है आपके सामने में। अगर आपको इसका एग्जाम्पल दिख रहा है तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है। मतलब दोनों ही इमेज में अगर आप जूम करके फ़ोटो लेते हो तो वो फ़ोटो नहीं लगती, पेंट किया हुआ कोई पिक्चर हो ऐसा दिखेगा। ओरिजिनल जो फ़ोटो की डिटेल्स होती है वो उसमें नहीं रहती है क्योंकि एआई उसे एडिट करता है। तो एआई का कहीं ना कहीं एडिटिंग आपको दिख जाएगा, जिसकी वजह से ये फ़ोटो कम और पेंटिंग ज़्यादा लगती है। तो जिन लोगों को ऐसा जूम करके एआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई यूज़र है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कैमरा रेटिंग हम देंगे तो 9 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। लेकिन जो कोई बंदा ऐसा है जिसे ऐसा फेक कैमरा नहीं चाहिए, एकदम ओरिजिनल डिटेल्स लेता हो और थोड़ा बहुत जूम करके जान सकता है कि सामने कौन सी रियल पोजीशन है, तो ऐसे लोग अगर कोई है तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हैं। लेकिन जो एडिटर है, जो खुद फ़ोटो एडिट करते हैं या फिर उनको एक्चुअल वही रिज़ल्ट चाहिए जो वहाँ पे है, एक्चुअल कैमरे में जो आता है रिज़ल्ट DSLR कैमरेज में, वही रिज़ल्ट अगर जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, अगर इन लोगों को रेटिंग देना है इस कैमरा का तो वो सिर्फ 2 स्टार ही देंगे आउट ऑफ 10 स्टार। अब आपको लग रहा होगा कि मैं गप्पे मार रहा हूँ, तो अगर आप चाहे तो DxO पे जाके देख सकते हैं कि Oppo Reno 15 कौन से रैंक पे स्टैंड करता है। 1 to 10 में है, 10 जाने दो, 1 से 20 में तो होगा ही, उसमें भी नहीं है। टॉप 15 मोबाइल में भी Oppo Reno स्टैंड नहीं कर रहा है। Oppo Reno 15, Oppo Find X, जो Find X की सीरीज़ है वो स्टैंड करती है DxO मार्क पे कैमरा में, लेकिन Oppo Reno 15 सीरीज़ DxO मार्क में कैमरा क्वालिटी में टॉप 100 फ़ोन में भी शामिल नहीं है। अब किस तरीके से आप कहेंगे कि इसका 200 मेगापिक्सल का कैमरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कैमरा एकदम बेकार है, क्योंकि ये 5 साल की पुरानी टेक्नोलॉजी को ही अभी डिफेंड नहीं कर पा रहा या थोड़ा बहुत कर पा रहा है। तो इसको मैं कैमरे की जो वैल्यूएशन है वो भी आपकी शंका दूर हो गई होगी कि कैमरे के लिए हमें इसको 30,000 एक्स्ट्रा देने चाहिए। ऐसा भी नहीं है, कैमरा भी फेल है। तो अब क्या बचा है इस फ़ोन के पास जो
इस फ़ोन को 60 या 65 हज़ार का बनाता है? कुछ भी तो नहीं। अगर आप चाहें तो खुद भी DxOMark में जाके कैमरा रेटिंग में चेक कर सकते हैं कि Oppo Reno 15 है क्या। चलिए अब बात करते हैं तो आखिर इस फ़ोन को खरीदने वाले कौन हैं। सिर्फ 3 प्रकार के लोग हैं हमारे इंडिया में जो इस फ़ोन को खरीदेंगे या फिर खरीद चुके हैं। तो ये फ़ोन इन 3 ही कैटेगरी के लोगों के लिए बनाया गया है। पहला, ज़्यादातर लोग 90% लोग इस पहली कैटेगरी में ही आते, जो मूर्ख है, जिनको समझ में नहीं आता या टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं कि 30,000 35,000 के फ़ोन के 60,000 हम दे रहे हैं या फिर लोन पे फ़ोन ले रहे हैं। लोन पे फ़ोन लेने जैसा ये फ़ोन तो है ही नहीं। दूसरी कैटेगरी वो है जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, उनको पैसे से कोई दिक्कत नहीं है। ये 60,000 का फ़ोन लॉन्च हुआ है, इसकी जगह पे 6 लाख का भी लॉन्च हो चुका होता तो भी ये लोग खरीद ही लेते। इनको सिर्फ कैश में पेमेंट करना होता है। मैं 6 लाख कैश देने को तैयार हूँ, 6 लाख में मोबाइल दे दो। क्योंकि ये अमीर लोग हैं, लाखों की गाड़ियों में घूमते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या वैल्यूएशन है, क्या टेक्नोलॉजी है। शायद उनको यूज़ करना भी नहीं आता है। टेक्नोलॉजी फ़ोन में है फिर भी यूज़ करना नहीं जानते। ऐसे जो लोग हैं अमीर लोग, वो ज़्यादातर प्रीफर करते हैं एप्पल का फ़ोन या फिर गूगल पिक्सल का फ़ोन, दिखने में स्टेटस दिखाए। और तीसरी कैटेगरी जो निकल के आती है वो है डोनर, जो सोसाइटी को कुछ डोनेट करना चाहते हैं। तो ओप्पो, वीवो, ये जो लोकल ब्रांड्स है उसके अंदर इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब मैन्युफैक्चरर वो देता है डीलर को, डीलर देता है होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को देता है, रिटेलर के पास से होकर के फिर ये मोबाइल आप तक पहुंचता है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि मुझे 30,000 का फ़ोन तो ओप्पो दे रहा है, लेकिन मुझे 30,000 सोसाइटी को डोनेट भी करने, मतलब मुझे किसी को रोजी रोटी भी देनी है। तो हाँ, अगर आप 30,000 का फ़ोन 60,000 में लेते तो ये जो एक्स्ट्रा 30,000 जो होते हैं पैसे, वो इन लोगों के प्रॉफिट में बंट जाते। कुछ रिटेलर कमाता है, कुछ होलसेलर कमाता है, कुछ डीलर कमाता है, मैन्युफैक्चरर भी कमाता है। तो इनका घर चलता है आपके पैसों से। तो अगर आप सोसाइटी को डोनेट करना चाहते हैं, अगर आप लोकल मार्केट के जो लोकल लोग इस बिज़नेस कर रहे हैं उनको आप प्रॉफिट देना चाहते हैं, तो आप इस फ़ोन को अवश्य खरीद सकते। लेकिन ग्राउंड लेवल ऑफ रियलिटी, ये वाला फ़ोन किसी भी एंगल से 60,000 या 65,000 पे स्टैंड नहीं कर रहा है। ये वीडियो मुझे मजबूरी में बनानी पड़ रही है क्योंकि अब सारी कंपनियां ऐसी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकती है। मार्केटिंग की यही स्ट्रेटेजी, किस तरीके से कश्मीर में जाके एसी और फ्रिज बेचा जाए, मतलब सामने वाले को जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है वो चीज़ किसी भी तरीके से उसे चिपका दी जाए। तो इसलिए आपके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कहा कि ये वाला फ़ोन ले लो या फिर ये मत लो, ये मत करो, जो टेक्नोलॉजी है उसको कंपेयर करो और टेक्नोलॉजी को पुरानी टेक्नोलॉजी से ही कंपेयर करो। तभी आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी में क्या ग्रोथ हुआ है, कितना विकास हुआ है या कितना नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन सस्ती हो रही है, महंगी नहीं। लेकिन फ़ोन वाले आपको ये दिखा रहे, फ़ोन वाले मतलब जो फ़ोन ये कंपनियां हैं बना रही है मोबाइल्स, वो आपको ये दिखाने का ट्राई कर रहे हैं कि मोबाइल्स और सारे जो डिवाइसेस है वो दिन ब दिन महंगे हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज से 5 साल पहले अगर आपने 20,000 का फ़ोन लिया था और आज की तारीख पे आप 20,000 का कोई फ़ोन लेते हो तो डेफिनेटली उसके स्पेसिफिकेशन 5 साल वाले जो पुराने फ़ोन है आपके पास उससे बेटर टेक्नोलॉजी ही होगी। तो इस एंगल से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी का जो भाव है वो दिन ब दिन घटता जा रहा है, नहीं बढ़ नहीं रहा है। क्योंकि कुछ ना कुछ नया इनोवेट हो रहा है, तो जो एक्सपायर हो चुका है उसकी वैल्यूएशन डेफिनेटली कम होती है। तो इसी तरीके से मोबाइल्स की जो कंपनियां हैं वो फेक मार्केटिंग के थ्रू आपको महंगी चीज़ें बेच रही है। इसके लिए मार्केटिंग के लिए वो यूट्यूबर्स का भी इस्तेमाल करती है, जिसके साथ कोलैबोरेशन के साथ वीडियोस बनते हैं। वो सारे के सारे ऐसे ही वीडियोस होते हैं जिसमें बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि ये वाला फ़ोन बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है।
फ़ोन उतना अच्छा हो ना हो उससे कोई फ़र्क उस बंदे को नहीं पड़ता जो कोलैबोरेशन के साथ वीडियो बना रहा है। तो मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो भी है वो सत्य यही था, पर कोई बता नहीं रहा था और मुझे ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिली जिसमें ये जो सच्चाई थी वो किसी ने बताई हो। इसलिए मैंने एक बेसिक फीचर की जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने रखी है, जिससे आप खुद सीख सके कि किस चीज़ को किस वैल्यूएशन पर रखा जाए। आपका जो फ़ोन है, आप जो फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, लेकिन उसकी वैल्यूएशन आप खुद निकाल सको, इतना ज्ञान या फिर इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। किसी कंपनी ने कहा कि हमारा फ़ोन इतने का आप ले लो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप खुद रिसर्च करो, आप खुद उस स्पेसिफिकेशन को जानो समझो और फिर तय करो कि क्या एक्चुअल में हम इसको इतने प्राइस पे ख़रीद सकते हैं, क्या ये प्राइस ठीक रहेगी। ये समझने की आपकी जो स्किल है वो डेवलप हो, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सावधान रहे, सतर्क रहे और सीखते रहिए। सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना यही सब होता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।